नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान सूरज का सातवां घोड़ा एक कालातीत रचना भाग 4 में आपका स्वागत है। इस वक्तव्य में हम उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में किन पात्रों को लिया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या दुर्बलताएं हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व के वक्तव्य में हमने युगबोध और प्रमुख पात्र माणिक मुल्ला के बारे में जाना था। इस उपन्यास की दूसरी प्रमुख पात्रा जमुना है। जमुना उपन्यास की नमक की अदायगी, घोड़े की नाल तथा शीर्षकहीन कहानियों से अपना संबंध रखती हैं। प्रथम दो कहानियों में जमुना प्रमुख पात्रा हैं। हर स्थिति में जमुना अपने आप को ढाल लेना जानती है और इस तरह से वो उपन्यास में एक समर्थ नारी के प्रतीक के रूप में लिपिबद्ध की गई है। जमुना अपने सामाजिक आर्थिक परिवेश से बंधी हुई है और अपने जीवन में आने वाले विभिन्न उतार चढ़ावों को झेलने के लिए विवश है। जमुना तन्ना से प्रेम करती है, उसे विवाह भी करना चाहती है, किंतु महेश्वर दलाल की संपन्नता और तन्ना के निम्न गोत्र के कारण उनका प्रेम विवाह में परिणत नहीं हो पाता। तन्ना से विवाह टूटने पर दुखी होती है, व्यथित होती है, किंतु शीघ्र ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है। यहाँ माणिक मुल्ला के प्रति उसके अंदर एक सहज आकर्षण जन्म लेने लगता है। जमुना की रुचि फिल्मों में है, पत्रिकाओं में है और गानों में है। इसके अतिरिक्त स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से हर नारी का झुकाव कपड़ों, जेवर और पैसे के प्रति होता है, जमुना भी इससे अछूती नहीं है। तन्ना से अलग होने के बाद और माणिक मुल्ला की स्वीकारोक्ति ना मिलने के कारण जमींदार की दौलत में उसकी आयु छुप जाती है। जमुना उससे विवाह कर लेती हैं और भूल जाती हैं उसकी धन दौलत में कि जमींदार संतानों उत्पत्ति करने में अक्षम है। किंतु नार्योचित मातृत्व की आकांक्षा हमें जमुना में भी दिखाई देती है। धीरे धीरे उसका पति उसे भक्ति में लगा देता है, जिससे वो संतान प्राप्ति की बात भूल जाए। वो अंधविश्वासी बनने लगती है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करती है, चंडी देवी की माता पर पीले फूल चढ़ाती है, ब्राह्मणों को सोना दान करती है और अपनी मनोकामना पूर्ण न होने पर चमन के कहने पर घोड़े के बाएं पैर की घिसी नाल की अंगूठी बनवाती है, उसे पहनती है और आशा करती है कि उसे संतान की प्राप्ति होगी। ये केवल एक जमुना की बात नहीं है। भारतीय समाज में हमें ऐसी अंधविश्वासी जमुनाएं पग पग पर दिखाई देती हैं। उनके माध्यम से लेखक ने जाति, अर्थ, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों इत्यादि की निरर्थकता पर प्रश्न उभारे हैं। पात्र उपन्यास की दूसरी प्रमुख अनिवार्यता के रूप में अंकित हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण पर ही संपूर्ण उपन्यास का, उसकी सफलता का भार रहता है। उपन्यासकार
को पात्रों का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उपन्यास में पात्रों की अगर हम भीड़ उपस्थित कर दें तो अंत तक आते आते ऐसा एक जमाघट पैदा हो जाएगा, ऐसी एक भीड़ पैदा हो जाएगी कि हम पात्रों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम को दिखाने के लिए अनेक पात्रों की आवश्यकता थी, किंतु विवेच्य उपन्यास में ऐसा नहीं है। ये एक सामाजिक उपन्यास है और इसलिए इस उपन्यास में पात्रों का चयन करते समय उपन्यासकार धर्मवीर भारती ने उनकी संख्या को सीमित रखा है और उनका चयन कथानक के अनुरूप किया है। प्रधान पात्र वो पात्र होते हैं जो नायक हैं, नायिका हैं या नेतृत्व करने वाले हैं। आरंभ से लेकर अंत तक वो कृति में उपस्थित रहते हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाएं उन्हीं के चारों ओर घटित होती हैं और सभी घटनाओं का संबंध प्रमुख पात्रों से कहीं ना कहीं जाकर जुड़ जाता है। इसके विपरीत गौण पात्रों में गौण पात्र कथानक को गति देने के लिए बीच बीच में उपस्थित होते हैं, फिर विलुप्त होते जाते हैं। पाठकों का मनोरंजन करने के साथ साथ वो प्रमुख पात्रों की गति को भी आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख पात्रों को और अधिक मजबूत करने के लिए, उनके चरित्र को सहारा देने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। तन्ना, लिली, सती, चमन ठाकुर इसी प्रकार के पात्र हैं। इस वक्तव्य में हम इस बात का भी चर्चा करेंगे कि इन पात्रों को उद्घाटित करते हुए लेखक ने किस प्रकार की शैलियों का अवलंब लिया है। तन्ना जमुना का प्रेमी है, शिक्षित है और अपने दूषित पारिवारिक परिवेश में रहने के लिए विवश है। परंपरागत आदर्शों और जीवन मूल्यों से वो इस बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि चाहकर भी उससे छूट नहीं पाता। अपने और जमुना के मध्य जाति भेद के कारण और आर्थिक दृष्टि से जमुना से कमतर होने की वजह से वो महेश्वर दलाल की लोभी प्रवृत्ति को चुनौती नहीं दे पाता और जमुना से विवाह नहीं कर पाता। विवशता में वे धनी और सुंदर लड़की से विवाह करता है, किंतु क्योंकि खुद वो उस वर्ग का नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी उस वर्ग की विवशताओं को, समस्याओं को नहीं समझ पाती और बाद में विपत्ति में अपने पति तन्ना का साथ ना देकर पुनः अपने पुत्र को लेकर अपने मायके लौट जाती है। तन्ना परिश्रमी है, ईमानदार है। वे सामाजिक व्यवस्था द्वारा लादी गई व्यर्थ की नैतिक विकृति को, झूठी मर्यादाओं को चुनौती देना चाहता है, पर दे नहीं पाता। पिता द्वारा पिटने पर भी वे उनके द्वारा अन्य स्त्रियों पर लुटाए गए पैसों से उत्पन्न अर्थाभाव की पूर्ति के लिए खुद घोर संघर्ष करने लगता है। मां की मृत्यु के उपरांत
अपनी छोटी बहनों का दायित्व निभाता है। मंझली विकलांग बहन का गाली बकना, कोसना उसके जीवन को कहीं ना कहीं विषाक्त बना देता है। घर बाहर के दायित्वों की पूर्ति करते हुए उसे पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, मानसिक अशांति से भरा रहता है, जूझता है उससे और अंत में पीड़ित हो जाता है। पत्नी और पुत्र का वियोग भी उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। जमुना को वो भूल नहीं पाता। जमुना उसे किस प्रकार से बुलाकर खाना खिलाती थी, घंटों उसके सुख दुख की बातें करती थी। एफए के पहले साल में अनुत्तीर्ण होने पर पिता उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं और आरएमएस में भर्ती करा देते हैं। भारती जी के अनुसार वे असमय में वृद्ध लगने लगे। शरीर सूखकर कांटा हो गया, कनपटियों के बाल सफेद हो गए, झुककर चलने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगा और मैदा इतना कमजोर हो गया कि एक कौर भी हजम नहीं होता था। ट्रेन पर रात की ड्यूटी करते तन्ना टुंडला के समीप इंजन के पानी की टंकी से झूलती बाल्टी के कनपट्टी पर लगने से मूर्छित हो जाते हैं। उनके दोनों पांव काट दिए गए थे। तन्ना अपने परिवेश में अपने आप को ढाल नहीं पाते, उसके साथ समझौता नहीं कर पाते। उन परिस्थितियों का जो उन्हें पसंद नहीं थी, उनका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। लेखक ने तन्ना के माध्यम से जाति प्रथा, अंधविश्वास, सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और यूनियनों की शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। मालवा की युवरानी देवसेना की प्रमुख पात्रा और तन्ना की पत्नी लिली सुंदर है, सुशिक्षित है, भावुक है और धनी है। वे तन्ना के पारिवारिक वातावरण, अर्थाभाव, उसकी रुग्णावस्था के साथ समझौते नहीं कर पाती, तालमेल नहीं बिठा पाती है और इस कारण अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के घर चली जाती है। माणिक के प्रति आकर्षण अनुभव करती है, किंतु माणिक मुल्ला और लिली का प्रेम प्लेटोनिक प्रेम है। उसमें कहीं पर भी हमें गंभीरता दिखाई नहीं देती। वह कमों के समझाने पर तन्ना को विवाह करने के लिए तैयार करती है। भारती ने लिली के माध्यम से उच्च मध्य वर्गीय जीवन पद्धति और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को उद्घाटित किया है। जमुना और लिली के चरित्र में हमें पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। लिली का चरित्र उपन्यास में विशेष विस्तार नहीं पा सका। तीसरी कहानी काले बेत का चाकू की चरित्र नायिका सत्ती एक अनाथ बालिका है। सेना निवृत्त विकलांग चमन ठाकुर उसका लालन पालन पुत्रीवत करते हैं। उसकी सहायता से वे अपना पहिया साबुन का व्यवसाय चमकाने लगते हैं। उनमें दिनों दिन प्रगति होती है। लोगों की दृष्टि में वो एक अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि वो हर समय किसी से बात करना नहीं चाहती। अपने पास एक काले बेत का चाकू रखती है, जो न केवल उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, अपितु वो उसके साथ साबुनों को काटने का काम भी लेती है।
माणिक मुल्ला के अनुसार उसके रहन सहन में एक अजब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। वह हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलते बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। अकारण ही लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करती थी और इसीलिए लोग उसे बहुत अधिक पसंद नहीं करते थे। मुल्ला जी की दृष्टि में वह एक अच्छी, तेज-तरार, निर्भीक, परिश्रमी लड़की है। कमर में काले बेत का चाकू घुसाए रहती है, जिसे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए भी प्रयुक्त करती है। साबुन बनाने, काटने, ग्राहकों तक उसे पहुंचाने से लेकर घर के सभी कार्य करने में सती कुशल है। वो जिस प्रकार से साबुनों की बिक्री करती है, उससे चमन ठाकुर का व्यवसाय बढ़ने लगता है। साबुन के व्यवसाय के पैसों के हिसाब रखने के सिलसिले में माणिक मुल्ला से उसका परिचय होता है। जमुना और लिली की भांति वे माणिक मुल्ला से प्रेम नहीं करती, केवल उनमें एक विश्वास पात्र देखती है, मित्र देखती है, संरक्षक देखती है। जैसे जैसे सती यौवन को प्राप्त करती है, चमन ठाकुर की नियत बदलने लगती है। वे न केवल स्वयं उसे भोगते हैं, अपितु 500 रुपए में महेसर दलाल को भी उसे बेच देते हैं। सती माणिक की शिक्षा यथावत रखने के लिए उनको अपनी अंगूठी और पैसे देती है, किंतु जब वह उनके पास सहायता के लिए जाती है कि चमन ठाकुर और महेसर दलाल मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, तो मुल्ला उसे संरक्षण नहीं देते। अपने भैया और भाभी की सहायता से वे पुनः उसे उसी चमन ठाकुर और महेसर दलाल जैसे दरिंदों को सौंप आते हैं। सती को चमन ठाकुर और महेसर दलाल के साथ रहते हुए नरक तुल्य जीवन यापन करना पड़ता है। वे उन्हें भिखारियों की गाड़ी में घसीटते हुए भीख मांगती है और उनके अवैध संतानों को जन्म देने के लिए न केवल विवश होती है, उन्हें पालती भी है। महेसर दलाल उच्च मध्यवर्गीय पात्र हैं, झगड़ालू हैं, लंपट हैं, चरित्रहीन हैं। पत्नी की मृत्यु के उपरांत वो दूसरा विवाह करने की इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त ना करके बच्चों की देखभाल का बहाना बनाते हैं और इच्छित युवती ना मिलने के कारण वो एक औरत को सेवा टहल और बच्चों की देखभाल के बहाने लेकर आ जाते हैं, जिन्हें वो बच्चों की बुआ कहने लगते हैं। जबकि बच्चों की बुआ बनी वह स्त्री वस्तुतः उनके साथ पत्नीवत जीवन यापन कर रही थी। महेसर के अनुसार तन्ना की मां सो तो देवी थी, स्वर्ग चली गई। महेसर दलाल पापी थे, सो रह गए। बच्चों का मुख देखकर कुछ नहीं करते, वरना हरिद्वार जाकर बाबा काली कमली वाले के भंडारों में दोनों जून भोजन करते और लोक पर लोक सुधारते। यहाँ पर लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि हमारा समाज कितना विचित्र है। पुरुष को 1, 2, 3, 4 विवाह करने पर भी उसे कोई आपत्ति नहीं होती, जबकि स्त्री अगर एक पति की मृत्यु होने के उपरांत या तलाक होने के बाद
दोबारा विवाह करने के बारे में सोचती भी है तो उसे कुलटा घोषित कर दिया जाता है। महेसर तन्ना का विवाह जमुना से नहीं होता। जमुना के पिता की आर्थिक स्थिति नीची थी और शराब और अनैतिक संबंधों पर वो निरंतर अपना पैसा उड़ाते रहते थे और इसलिए उनका परिवार आर्थिक रूप से अभावग्रस्त था। महेसर चमन ठाकुर के साथ शराब पीते हैं, नित्य प्रति 500 रुपए देकर सती के साथ अनैतिक संबंध भी स्थापित करते हैं। अनाध्याय में चमन की भीख मांगने वाली गाड़ी खींचते हुए पाठकों को दिखाई देते हैं। निष्ठुर हैं, पाखंडी हैं, हत्यारे व्यक्ति हैं जो लिल्ली, सती, जमुना, माणिक बुल्ला, तन्ना की खुशियों को उनसे छीन लेता है। चमन ठाकुर मध्य वर्गीय पात्र हैं, जाति से नाई हैं और पलटन में भर्ती होने के बाद बालूचिस्तान में तैनात किए जाते हैं। एक हाथ कट जाने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। पेंशन मिलने के उपरांत वे फतेहपुर लौट आते हैं। पहिया छाप साबुन का व्यापार करने लगते हैं। बलुस्तान के गांव के पास 3-4 बरस की सत्ती को रोता हुआ देखकर उनके अंदर ममत्व जागृत हो जाता है और वे उसे लाकर उसका पालन पोषण अपनी पुत्री के रूप में करने लगते हैं। सत्ती की सहायता से उनका साबुन का व्यापार मोहल्ले चौक की दुकानों में जाने लगता है, उसमें वृद्धि होने लगती है। माणिक के प्रति सत्ती की बढ़ती हुई ममता उन्हें कहीं ना कहीं तीव्र आक्रोश से भर देती है। वे दिखने पर तो कटे हुए हाथ हिलाकर माणिक को सलाम ठोकते हैं और पीठ पीछे उसे खूनी निगाहों से देखते हैं। सती का युवा शरीर, उसका सौंदर्य उन्हें भोगने के लिए ललायत करता है। उनमें और सती के मध्य की बढ़ती हुई कटुता के कारण साबुन का व्यवसाय ठंडा पड़ने लगता है। सत्तो उन्हें शूट करना चाहती है, उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है, किंतु ऐसा नहीं कर पाती। इसके विपरीत वो खुद सत्ती को निरंतर धमकियां देते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो उस पर ये एहसान जताने में भी पीछे नहीं हटते कि किस प्रकार से उन्होंने उसका लालन पालन किया था। उस पर एकाधिकार समझते हैं और महेसर दयाल की संगत में शराब पीते हैं, धन का अपव्यय करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि महेसर सती के प्रति आकर्षण अनुभव कर रहा है तो वे 500 रुपए में सती को देह व्यापार में भी धकेल देते हैं। अंत में सती और अपनी अवैध संतानों के साथ उपन्यास में भीख मांगते दिखाई देते हैं। इनके बीच के जीवन का वर्णन लेखक ने नहीं किया है, किंतु पाठक स्वयं उस जीवन का पूर्वानुमान लगा सकता है। चरित्रोद्घाटन करने के लिए लेखक ने अधिकांशतः प्रत्यक्ष शैली का अवलंब लिया है। विशेष रूप से स्त्री पात्रों के सौंदर्य, उनकी वेशभूषा का उल्लेख लेखक ने खुद किया है। ऐसे स्थलों पर उनका कवि रूप निखर कर सामने आया है। लिली और सती के सौंदर्य का वर्णन इसी प्रकार का है।
कथानुरूप निम्न वर्ग के पारंपरिक और नवीन पात्र वर्ग की प्रवृत्तियों के अंकन के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की शैलियों का अवलंब लिया है। सामंती संस्कृति में पले हुए महेश्वर दलाल में भ्रष्ट रीति से किस प्रकार से अधिक धन अर्जित किया जाए, इसकी बात भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से की है। उच्च मध्य वर्ग की लिली में नाजुकता दिखाई देती है, कल्पनाशीलता मिलती है और वो स्थितियों के साथ समझौता नहीं करती। निम्न वर्गीय जमुना का अर्थाभाव ग्रस्त होना, रूढ़िग्रस्त होना, अंधविश्वासी होना और वस्त्राभूषणों के प्रति ललक और किस प्रकार से वो संतान प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में लगी रहती है, इसका मनमोहक अंकन लेखक ने स्थान स्थान पर किया है। सती तेजतरार है और परिश्रमी है। पात्र परिस्थितियों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को भोगते हैं, उनसे जन्म लेते हैं और उन परिस्थितियों में ही टूटते बनते उनका स्वरूप आकार लेने लगता है। स्त्री पात्र अधिक सजीव हैं, जीवंत हैं और गतिशील हैं। एक सीमा में स्त्री पात्र अपनी परिस्थितियों से विद्रोह करते भी हमें दिखाई देते हैं। लिली का विरोध केवल ससुराल त्याग करके मायके लौटने तक ही सीमित है। सती विरोध करती है पर अंततः उसी अभिशप्त जीवन को जीने के लिए बाध्य भी होती है। उसकी बेचैनी, उसकी दयनीयता, उसकी त्रासदी की अनुगूंज पूरी की पूरी कृति में हमें दिखाई देती है। लेखक ने किसी एक विशिष्ट पात्र के साथ अपना तादात्म्य नहीं रखा है। उपन्यास में विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। प्रकार से हम देखते हैं कि भारती जी स्वयं मध्य वर्ग से संबंधित थे, अतः उस वर्ग के लोगों के गुण दोषों को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से यथार्थ रूप में अंकित किया है और वे इन पात्रों के चरित्रोद्घाटन में भी सफल रहे हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम कथन की प्रविधि और भाषा पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।